बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। पहला प्रोग्राम लेकर इस वीक का आपके सामने हाजिर। पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच भी जारी है। 3 रोज़ हो चुके हैं टेस्ट मैच को, और आज जब खेल ख़त्म हुआ तो बांग्लादेश ने बनाए थे उससे पहले 390 रन और पाकिस्तान को हदफ दिया था 437 रन पाकिस्तान को हदफ दिया था। जो पाकिस्तान के ओपनर्स बगैर कोई रन बनाए उन्होंने इनिंग का अपने खात्मा किया। अब्दुल्ला फजल और रज़ान उवैस ने अब भी पाकिस्तान के सामने ये रन्स का पहाड़ है जो सबसे बड़ी हदफ है टेस्ट मैच क्रिकेट में। कि आप प्लाज्मा पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त लिटन दास, शैंटू की इनिंग। लिटन दास को चांस भी मिले थे, एक चांस उनको मिला था जब उनके 56 रन पर वो खेल रहे थे। उसके अलावा बाबर आजम ने पहली इनिंग में बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। बाबर के अलावा जो दूसरा नाम है वो बॉलर हैं बेसिकली साजिद। उससे पहली इनिंग में मुशफिक ने बनाए थे 137 रन। तो ये है आमालनामा इस टेस्ट मैच का। दूसरा टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का और आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का। बांग्लादेश से आपका ये चौथा टेस्ट मैच है। 2 बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल कर गया, उसमें 2-0 पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और चौथी शिकस्त भी मंडला रही है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 2 दिन बाकी हैं और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन मौजूद है। पाकिस्तान के पास मिसालें हैं। रिसेंटली 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बड़ी शानदार इनिंग बाबर आजम खेले थे, 190 करीब उन्होंने रन बनाए थे और पाकिस्तान मैच बचाने में कामयाब हुआ था। 2015 में शान मसूद और यूनुस खान की बहुत शानदार इनिंग दम्बुला में थी। इस तरह की इनिंग्स हैं। और हनीफ मोहम्मद साहब का जिक्र मैं करूँगा, 1958 में उन्होंने उस वक्त भी यही टारगेट था, तकरीबन 436-37, और वो मैच बचा गए थे। उन्होंने 1500 मिनट या इस तरह का कुछ फिगर आता है, 900 मिनट या 1500 मिनट, शानदार वो बैटिंग थी। बहरहाल बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन अब नया दिन होगा कल और पाकिस्तान को नए सिरे से आगाज़ करना होगा बैटिंग का। क्या होता है क्या नहीं होता इस पर हम बात करेंगे, क्या हुआ इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ बैठे हैं तनवीर अहमद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम तज्ज़ियाकारी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तनवीर? वालेकुम अस्सलाम। यार आपने तो बड़ी बात की थी, बहुत बड़ा नाम हट जाएगी लोगों की, आपने ये बात की मेरे लिए। तो क्या हो गया? वो तो वैसे ही तो बड़ा नाम नहीं है तज्ज़ियाकारी में, आप बड़ा नाम नहीं है। अब आपने तो कह दिया, लेकिन लोगों को बहुत बुरा लगता है ना यार। चले मतलब आपने ये जानबूझ के मुझे बोला लोगों को बुरा लगे? ये इनको बुरा लग गया, दरमियाना नाम। मुझे ना बुरा नहीं लगा, आपने जान के बोला लोगों को बुरा लगे। चलें, लोगों का काम आप भी ना छोड़ते नहीं। चलें, दूसरे मेरे तज्ज़ियाकार दूसरे मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान के टेस्ट मैच प्लेयर हैं। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओहो, वो देखें आपके लिए तनवीर कुछ रखा हुआ है। क्या पहचान है मेरे लिए क्या रखा हुआ है? तस्वीर में कुछ पहचान है? क्या है क्या नई चीज़ है आपको नज़र आ रही है? यार देखें 56 लिखा हुआ पीछे, स्पेशली तनवीर के लिए। ये 56 क्यों पहन के आया? बाबर तो अभी पैड करेगा। देखो बात, पैड भी रखे। देखिए बात सुने ना, हमारे पास बाबर की शर्ट है ना, हमारे पास नंबर है ना, हमारी बात होती है ना, हम स्क्रीन पे शो करते हैं। हम तो डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। अब देख लें। तो वसीम भाई, ये आपने किस लिए ये बाबर आजम का नंबर पीछे रखा हुआ? बाबर से उम्मीद है तो पूरे पाकिस्तान को है, आपको भी यकीनन होंगी। कल बाबर की बैटिंग जब आएगी तो वो शानदार खेलेंगे। पहली इनिंग में 68 रन उन्होंने बनाए थे। तो आप ही से शुरू करता हूँ। आज की जो बॉलिंग पाकिस्तान ने की, पहले घंटे में तो कुछ लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन उसके बाद तो स्पीड भी गिरती चली गई। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी फील्डिंग, शैंटू का कैच छोड़ा, फिर इमामुल हक भी एक कैच के लिए गए नहीं। किस तरह से फील्डिंग एफर्ट को पाकिस्तान की डिस्क्राइब करेंगे आज के दिन? फिर हम कल की बैटिंग पर बात भी करेंगे। देखें, एक चीज जो आज मतलब आया थी, मतलब आप मैच जब टीवी पे देख रहे हैं तो आपको एक साफ चीज जो नजर आ रही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ना कोई वेटरन का मैच हो रहा है, कि कोई ना ओवर 50 वाले या ओवर 60 वाले मैच खेल रहे हैं। जिस तरीके से हम बॉल के पीछे भाग रहे थे, जिस तरह बॉलर्स हमारे क्रीज के ऊपर मुश्किल से पहुंच रहे थे, फील्डिंग का आपने जिक्र किया, तो ओवरऑल बहुत हमारी टीम थकी भी लग रही है। ऐसे लग रही है जैसे कि पता नहीं कि 7-8 लगातार टेस्ट मैचेस हो गए हैं, ब्रेक भी बीच में नहीं था और बड़ी लंबी हमने बॉलिंग कर ली है, फील्डिंग कर ली है। तो ओवरऑल तो बड़ी लेथार्जिक एक परफॉर्मेंस भी आपको वैसी नजर आ रही है, लेकिन एटीट्यूड भी आपको वैसे ही नजर आ रहा है। चाहे आपके पेसर्स हैं, चाहे स्पिनर्स, मतलब कुछ भी काम वो चल नहीं रहा ना। देखते तो बस लग रहा है कि शायद इंतजार में है कि यार किसी तरीके से ये सीरीज खत्म हो और हम यहाँ से चले जाएं। तो अगेन अ डिसअपॉइंटिंग डे बॉलिंग के अंदर। हम बार बार हमने भी यही चीज डिस्कस की है कि यार आपको कोई प्लान या कोई चीज नजर आती है
कि यार ये बॉलर करना क्या चाह रहा है, कोई कंसिस्टेंट एक या बॉलिंग करके या कॉर्ड गेन करने की कोशिश कर रहा है, या यहाँ से स्लिप लगवाने की कोशिश कर रहा है, या स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करके बोल्ड या उस तरफ जा रहे हैं, लेग बिफोर करना है हमने, तो वो उसमें कंसिस्टेंट तो हमें कोई चीज नजर नहीं आई। पैचेस में अच्छे बॉल भी हमने बीच में किए हैं, लेकिन रेड बॉल से लंबा मैच है ना, तो आपको कंटिन्यूसली आपको प्रेशर रखना पड़ता है। हमारे मेडन ओवर्स देख लें कि हमें मेडन ओवर करना नहीं आते। 100 ओवरों में हमारे 6 या 7 मेडन ओवर या 8 मेडन ओवर आज भी हमारे हुए हैं। हालांकि एक कुलिया इस्तेमाल होता है जी कि अगर आप 80-85 ओवर करते ठीक हैं है। तो अच्छी बॉलिंग साइड जो होती है वो 18 से 20 मेडन ओवर्स करती है, ताकि वो प्रेशर बने, उसमें विकेटें मिलती हैं आपको। ठीक है तनवीर, अब ये जो अवे सीरीज में हारने का सिलसिला ये भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान आखिरी जो उसको विन मिली है अवे, वो 3 साल पहले मिली है श्रीलंका से। इस आज के दिन को और कल के दिन को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं इस टेस्ट मैच से पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ मैं उसको भी देख रहा हूँ, सिर्फ इस टेस्ट मैच को नहीं देख रहा भाई। उस टेस्ट मैच में भी वो पूरे पूरे दिन आपके ऊपर हावी रहे हैं, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। इस टेस्ट मैच में भी यही सब कुछ होता रहा। तो मेरे लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर आपकी जो टेस्ट मैच की क्रिकेट है वो तो ख़त्म होती जा रही है। आपके फास्ट बॉलर्स की जो एक खेप हुआ करती थी हमारे टाइम पे, वो तो नज़र ही नहीं आ रही है, वो तो ख़त्म होती जा रही है। मैं तो सोच के हैरान होता हूँ कि यार जब हम खेलते थे उस टाइम तो मेरे ख्याल में किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि फास्ट बॉलर्स की खेप खत्म हो जाएगी। आपके दौर की तो बात क्या करें, आपने 500 आउट किए फिर खेले। सुन तो लें। तो हम तो उस टाइम सोचते थे, देखें उस टाइम जो नहीं भी खेला पाकिस्तान, लेकिन जब डोमेस्टिक खेलता था तो उस टाइम ये वसीम आपके साथ बैठे हुए, इनसे पूछ लें, ये सोचते रहते होंगे कि यार एक को झेलें, दूसरे को झेलें, तीसरे को झेलें, चौथे को झेलें। फास्ट बॉलर में डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर को आप झेलते थे, आपके पास स्पिनर आ जाते थे, तो किसको आप कैसे अब चलाएंगे? तो अब जो पाकिस्तान टीम का हाल है या डोमेस्टिक का जो हाल है, आपके पास फास्ट बॉलर ही नहीं है। मुझे यकीन करो, इतनी हैरानगी हो रही थी आज देख के, इतना अफसोस हो रहा था। हम कहते हैं शाहीन को मत खिलाओ, खुरम शहजाद को खिलाओ। शाहीन को बिठाते हैं, खुरम शहजाद आता है, वो क्या करता है? मुझे नहीं चाहिए भाई ऐसे 8 आउट टेस्ट मैच के अंदर। अरे 4 पहली इनिंग में, 4 दूसरी इनिंग में, भाई हमें 8 आउट नहीं चाहिए। असल में उसकी वजह ये तो नहीं उसको बताने वाला फास्ट बॉलर भी बताने वाले की बात नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, आपका हेड कोच उमर गुल वहां पे बैठा हुआ है, क्या उमर गुल ने कुछ नहीं बताया होगा? क्या हेड कोच ने कुछ नहीं बताया होगा? सब कुछ बताया होगा। बात ये है, शाहीन को ड्रॉप करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, सुन लेना, देखिए यही तो बात है ना। अगर शाहीन को ड्रॉप कर रहे हैं तो भाई उनको खुद सोचना ना, आप क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, आप किसी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं ना। तो जब हम खुरम शहजाद की बात करते रहे कि यार लेके आओ उसको, कुछ करेगा, तो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जैसा मैंने अब्बास की बात की थी, 5 आउट किए, तो वो तो बहुत अच्छी है, आपने 8 आउट कर दिए टेस्ट मैच में, लेकिन टीम को आपके 8 आउट से क्या फायदा हो रहा है? उसके बाद अफसोस की बात यह है कि यार आप बाउंसर कर रहे हैं, 4 टप्पों में आपका गेंद जा रहा है, 118, 120, मतलब हमारी फास्ट बॉलिंग 125 से ऊपर जा ही नहीं रही। चलो मैं अब्बास की बात करता हूं, अब्बास का एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है, वो 36 साल के हो गए हैं, आपने 2-3 साल उसके ज़ाया कर दिए। आप पहले लेके आते और क्रिकेट खेलता, पेस भी थोड़ी ज़्यादा थी, अब शायद उसकी पेस भी कम हो गई है, वो तो हमें चले एक समझ आती कि यार उसका एक्सपीरियंस बहुत है, हम एकदम से उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक है, ये सिलेक्टर्स की गलती, आप उसको क्यों नहीं लेके आए। लेकिन जो 25 साल, 26 साल, 27 साल, इनका गेम क्यों नहीं पहुंच रहा? दूसरी चीज ये, ठीक है, मुशफिकुर उसने रफीक ने, क्या नाम है, मुशफिकुर रहीम ने 100 किया, लितन दास ने 100 किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि 100 बेकार है, 100 होता है। क्या इन दोनों जो 100 किए, इनको तगड़ी फास्ट बॉलिंग खेलने को मिली? वो तो खत्म हो गया। इनको अच्छे स्पिनर्स खेलने को मिले, जो हमें खेलने को मिल रहे हैं, जो हमारे बैट्समैनों को खेलने को मिल रहे हैं, जो लितन दास को खेल रहे हैं, जो नाहिद राना को खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद तैजुल इस्लाम है और मेहदी मिराज है, स्पिनर्स में भी ये हाल है। तो क्या उनको ये खेलने को मिल रहा है? मुझे कोई बता दे कि कोई भी बैट्समैन अगर सेट हो गया है, उसके सामने 118, 120 का बॉलर अगर लगा हो। आप पेस की बात करें, नाहिद राना की पेस एवरेज 143, शरफुल की एवरेज 133, तस्कीन की 132, ये टॉप है। आप अपने फास्ट बॉलर्स को देखें, हसन अली 130, शहजाद आपका 130 से ऊपर कोई नहीं गया, 124, ठीक है, आपका फास्ट बॉलर 130 से ऊपर कोई नहीं गया। मैंने इसीलिए बोला ना, अब अब्बास को तो साइड पे कर देना। बाकी क्या है, बाकियों से गेंद क्यों नहीं हो रहा?
आखिरी ओवर देख लें, खुरम शहजाद के, हसन अली के, इनके गेंद नहीं पहुंच रहे यार। तो मैं तो कसम से ये देख के तो बड़ा हैरान हो चलें, गया हूं। हमारी क्रिकेट जा कर रही है। ये एक चीज बता दूं क्रिकेट आपको, कहां जा रही है? आपकी टेस्ट क्रिकेट जो है ना, टेस्ट क्रिकेट ये इतनी नीचे चली गई है। टेस्ट क्रिकेट में जब तक आपके पास फास्ट बॉलर तगड़े नहीं होंगे, मैं मानता हूं ठीक है, नया बॉल के लिए भी चाहिए और ठीक है। 150 वाले भी चाहिए। वसीम भाई, आपकी टेस्ट क्रिकेट उठने के लिए 5 साल चाहिए, 5 साल। डोमेस्टिक क्रिकेट में करीब आपको भी काफ़ी अरसा हो चुका है, एक टीम के आप कोच हैं, हेड कोच पीटीवी के। आप क्या समझते हैं ये जो बॉलर्स पिक किए, ये बेस्ट फास्ट बॉलर हैं डोमेस्टिक के, या और किसी को छोड़ दिया? देखिए, बेस्ट बॉलर आपने पिक किए होते तो शायद आपको रिजल्ट भी डिफरेंट वो नजर आते। मतलब मैं ये क्लेम कर सकता हूँ मेरे ख्याल में अभी करंट परफॉर्मेंस देख के ना, कि अभी आप एक डोमेस्टिक की तगड़ी टीम बनाए ना अगर हमारी, और इस पाकिस्तान टीम से अगर वो खेले तो मेरे ख्याल में वो हरा देगी इस पाकिस्तान टीम को आपकी। आप डोमेस्टिक के जितने बाकी जो परफॉर्मर्स हैं, बॉलर भी आप वहाँ से लें, पूरी एक टीम बनाएं तो वो इस टीम को कम्पीट कर सकती है आपकी। तो ये नहीं है कि बॉलर नहीं है, बॉलर हैं। अब उसमें जो इश्यूज आ रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं खेल रहे, कुछ इंजर्ड हो रहे हैं, कुछ जो है डोमेस्टिक खेल नहीं रहे हैं। अभी हम इतने दिनों से हम क्या एक बहस कर रहे थे कि यार इन लड़कों को डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, इनको रेड बॉल खेलनी चाहिए ताकि इनका व्हाइट बॉल में भी अच्छे हो जाएंगे, टेस्ट मैचेस में भी अच्छे हो जाएंगे। अभी आपकी ग्रेड 2 शुरू हुई और उसमें कुछ नाम नजर आए, मैंने कहा यार अच्छी चीज है, चलो ये लड़के खेल रहे हैं, लेकिन आपने फिर उनको कैंप की वजह से आपने खुद उनको निकाल लिया। कल हम बैठे फिर ये बात कर रहे होंगे यार ये लड़के हमारे रेड बॉल नहीं खेलते, डोमेस्टिक नहीं खेलते। ये तो ग्रेड 2 है, आप इंप्रूव करेंगे सर? ये तो ग्रेड 2 है। पिछला ग्रेड 1 जो डिपार्टमेंट का हुआ था, उसके एक राउंड के बाद अच्छे खासे लड़के वो स्ट्राइक कैंप में चले गए थे। फिर हफीज ने भी इतराज किया था, पीटीवी के भी 2 लड़के गए थे, मुझे नाम इस वक्त याद है से सारे क्रिस गेल निकले थे जी। तो वो ये तो होता चला आ रहा है वसीम भाई। तो ये फिर सिस्टम भी है ना, सिर्फ प्लेयर्स को हम नहीं ब्लेम कर सकते ना इसमें। देखें कि अगर उनको मौका मिला है, अगर आरिफ लोग खेल रहा है जाके, तो यार खेलने देना उसको। अभी टेस्ट मैचों में आपके सामने शॉर्टेज है, आपके पास पेस वाले बॉलर्स नहीं है। अगर एक मौका मिला हुआ है, लेट देम प्ले। कैंप की प्रिपरेशन के बाद की परफॉर्मेंस हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। पहले राउंड में हम बाहर हो रहे हैं, हम छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं, ये कैंप की प्रिपरेशन की वजह से। अभी रेड कवल का भी कैंप लगाया था ना हमने, तो वो कैंप के बाद परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो आई थिंक कि हमें चीज़ों को ना सिस्टमेटिकली बेहतर करना होगा। कि अब मेजर डिफरेंस ही आपको ये नजर आ रहा है, जो मैंने पहले बात की है, कि रेड बॉल की फिटनेस ही नहीं है हमारी। एक सेशन से हम दूसरे सेशन में जाके वो एनर्जी हमारी नहीं रहती है, दिन डे बाय डे तो वो दूर की बात है। तो फिटनेस में हम बहुत पीछे है, हमारी ये टीम जो भी ये खेल रही है, चाहे वो पुराने लड़के हैं, इवन नए लड़के भी उसमें आ जाते हैं। आपने जो डाले हुए हैं ना, फिटनेस अगर हम देखते हैं उनकी, आप उससे क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि भाई जैसे भी तनवीर ने कहा है कि खुरम शहजाद तो यंग है ना अभी आपका, वो मुश्किल से क्रीज के ऊपर पहुंच रहा है। हाँ, वो इंजरी प्रोन है, तो फिर अगर वो इंजर्ड है तो उसको लेके जाने का फायदा क्या आपका? क्यों लेके गया? आप फिट प्लेयर को आप लेके जाते। इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स हैं आपके, वो भी नजर ही नहीं आ रहा कि ये 5 दिन ग्राउंड में रह सकते हैं। वो तो आधे दिन के बाद वो रह जाते हैं और फिर वो चीज़ बैटिंग में भी आपको नजर आ रही है। तो ओवरऑल तो हम फिटनेस पे पीछे हैं, स्किल तो दूर की बात है। तो ऐसी सिलसिला चलता गया ना। कभी तनवीर ने कहा कि हमारी रेड बॉल रह जाएगी, व्हाइट बॉल में कौन सा हम वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं। वसीम भाई, आपने भी फर्स्ट क्लास के, आप तो कोच हैं, तनवीर भी ग्राउंड पे जाते थे, मैं भी जाता था। तो मुझे तो जो 3-4 फास्ट बॉलर नज़र आए, वो उन पर आप रोशनी डाल देगा। शाहिद अजीज़ है, न्याज है, साकिब है, इस्माइल है, ये इन फास्ट बॉलर्स के तो मैंने देखा था। तो तनवीर, आपने भी देखा, बॉलर्स तो हैं, लेकिन वो न्याज वगैरह तो ये तो 40-40 यार मेरी बात सुने, सबकी नज़र में बॉलर्स हैं। हाँ। लेकिन सबकी नज़र में बॉलर एक सीजन में कुछ कर देता है, वो हैं। हाँ। मेरी नज़र में बॉलर एक सीजन में नहीं है। अगर एक सीजन में एक बॉलर 8 मैचेस में या 10 मैचेस में कोई जो है वो 40, 50, 45 आउट करता है, तो मैं जो हूं उसको वो नहीं करूंगा कि यार इसको पाकिस्तान की लाइन में लेके चला जाऊं। मैं बोलूंगा कि भाई आप जो हैं नजर आ गए हो मुझे, अब मैं आपको पूरा सीजन देखूंगा, पूरे सीजन में, अगले पूरे सीजन देखूंगा कि आपने ये तुक्के में आउट किए हैं, 8 मैचेस में 50 तुक्के में आउट किए हैं, या अगले सीजन वाकई आप में क्वालिटी है। क्योंकि जब आप अगले सीजन खेलते हैं तो आपके ऊपर वर्किंग होती है। ठीक है। बैटिंग में अगर 1200 रन करो वो भी वर्किंग होती है, बॉलिंग में 50 आउट करो वो भी वर्किंग होती है। छोटा सा सवाल, अली रजा के बारे में बहुत बात हो रही है कि बड़ा तीखा फास्ट बॉलर है, 2 सीजन भी खेल लिया, IPSL भी खेल लिया, उसको खिला देना चाहिए था। 22 फर्स्ट क्लास 6 मैचेस खेले। हाँ, 6 मैचेस खेले। तो कितने, 2 सीजन में 6 मैच होते हैं?
दो सीजन पिछले में सीजन का दो फाइनल सीजन में खेला। आप कम से कम 20-22 आपके मैच होते हैं। पिछले सीजन का तो फाइनल खेला। छह लेकिन अनफिट हो गया था सुन उसके लेना, बाद। देखिए अनफिट हो गया। 6 मैचेस में अगर 32 आउट है, अगर मैं हूं अगर मैं सिलेक्टर हूं तो अली रजा को मैं ये बोलूंगा कि भाई आपने पहली फुर्सत ये है कि आप, पहली बात ये कि आपने ना वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ देखना है, ना T20 ना वनडे क्रिकेट, ठीक है। पैसे आप कहाँ से जाए आएंगे? सुन तो पैसे लेना, कहाँ बस से यही है ना, आएंगे? पैसे दिला दें। क्यों नहीं ये देंगे? टेस्ट क्रिकेट भाई, खिला दें। टेस्ट क्रिकेट में पैसे सुन नहीं तो होते ले। यार। यार मेरी बात पाकिस्तान में सुने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता बड़ी मुश्किल से। साजिद नुमान को देखो, शान मसूद को देखो, यार मेरी बात इमाम को सुने, देखो। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट बचानी है ना, या आप पैसे लेके आ जाए टेस्ट क्रिकेट में, जो कि जरूरी भी है, अगर एक ही फॉर्मेट कोई भी लड़का खेल रहा है, या आप टेस्ट क्रिकेट बचा ले। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल 6 साल टेस्ट क्रिकेट आपकी नीचे चली गई, 5-6 साल बाद उठेगी अगर आप कुछ तरीके से सिस्टम बनाएंगे। अली रजा ने अगर 6 मैचेस में 32 आउट किए, मैं उसको बॉलर बनाने के लिए, उसकी फिटनेस अच्छी करने के लिए, उसका पेस कंटिन्यू चेक करने के लिए, हर चीज उसको मैं देखने के लिए मैं उसको बोलूंगा भाई वो अगला सीजन है, आप जाएं 11 मैच खेलें जाके, हर स्पेल में आप तेज बॉल करते हैं, मैं अपनी फिटनेस देखूंगा, हर चीज देखूंगा। अगर आप प्रॉपर फिट है, प्रॉपर गेंदे कर रहे हैं, सब कुछ, ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। जो लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है ना प्रॉपर तरीके से, 2-2 3-3 4-4 सीजन, वो हमेशा वनडे क्रिकेट भी सरवाइव कर जाएगा, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल ठीक हो गया। जाएगा, चाहे उसमें बॉलर है चाहे बैट्समैन। तनवीर की इस बात को मैंने इसलिए नहीं रोका क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के वो बॉलर हैं। जब ये टीम में आए थे 2010 में तो उन्होंने 86 आउट किए थे। 86 10-11 मैचेस में 86 आउट करना कोई मजाक नहीं है। खैर, मजीद प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद एक मरतबा फिर स्ली पॉइंट आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश का जो दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में जारी है, उस पर बातचीत हो रही थी। अब ये जो भी होगा वो तो कल होगा, लेकिन अब आगे क्या किया जाए उस पर जाने से पहले मैं ज़रा कल के रोज़ पे आ जाऊँ। तो वसीम भाई, कल के रोज़ बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है बाबर ने, तो उन्होंने ये बताया पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक क्यों नहीं कर रही। बाबर से ये सवाल हुआ था, उसका उन्होंने जवाब दिया था। अगर वीडियो रेडी है तो वो हम चला देते हैं, पहले बाबर की वीडियो चला दें पहले, उसके बाद वसीम भाई के पास चलेंगे। बात यही है कि एज अ बैटिंग यूनिट हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा जो है वो पेन लेके खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा थोड़ा सा इशू ये चल रहा है कि जब भी कोई विकेट गिरती है तो उसके बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं, तो उस पर फिर आप संभल नहीं पाते। तो मेन चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ का फिगर आउट करना पड़ेगा। इसमें लगा भी है कि हम हेड हैं, लेकिन सडनली एक पार्टनरशिप टूटी है और उसके बाद फिर वही चीज़ दोबारा जो है वो वही रिपीट हुई है। मेरे ख्याल से इस पे हमें जो एज अ सीनियर प्लेयर भी, एज अ बैटिंग यूनिट भी हम इस पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट अच्छा कर सकते हैं। अगर इस दौरान हम अगर लैग कर रहे हैं तो उसमें क्या फोकस का मसला है, या उस दौरान क्या आप सोच रहे हैं। तो मेंटल बैरियर को थोड़ा सा हम तोड़ रहे हैं, इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्लेयर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ बात कर रहा है कि यार हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश हम ये करते हैं कि कोई भी आउट होता है तो उसमें जब नया बैट्समैन या जो खेल रहा है तो वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर ले। बाबर ने बातें बड़ी अच्छी की, लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है बातें। वसीम भाई, बाबर की गुफ्तगू आपने सुनी, उसने कहा कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। जब ये आउट हो गए, सलमान अली आगा आउट हो गए, तो मुझे लगता है कि मैच का टर्निंग पॉइंट यही था। अब आप ब्लेम करेंगे बाबर को या दीगर सीनियर प्लेयर्स को, या व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, ब्लेम आप ये तो नहीं कहेंगे जी बाबर की वजह से रन आपके कम हुए हैं, बाबर का 70 निकाल दें तो पीछे फिर आप 150 भी नहीं करना था आपने। आई थिंक बाबर पे जितना प्रेशर था, जिस तरीके से वो वापस आया है और आके जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है, उसने अपना आप तो दिखाया, आपको कोई डिफरेंस दिखाया है बाकी बैट्समैनों और बाबर आजम का, कि जब वो खेल रहा होता है इन कंट्रोल आपको नजर आता है। बस थोड़ा सा लाइज आना पे अगेंस्ट जो पेस है, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा उस पर प्रॉब्लम उसको नजर आई है। अदरवाइज देखें तो वो अपना जैसे वो नॉर्मल एक खेलता है, लगता है कि एक टेस्ट बैटर है आपका, वैसे खेल रहा है वो
चौके वाले बॉल को वो चौका मार रहा है, आगे वाले बॉल को आगे खेल रहा है, पीछे वाले को वो पीछे खेल रहा है। बाकी हमारे बैटर्स तो उसी में फंसे हुए हैं ना कि सीधे सीधे बॉल पे भी हम आउट हो रहे हैं, गलत शॉट मार के हम आउट हो रहे हैं। तो देखिए ब्लेम, बाकी आप ब्लेम तो नहीं, मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर आप टीम के सीनियर बैटर्स हैं और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और कल के बच्चे आके डेब्यू के ऊपर रन कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं जब आएगी तो फिर टीम के यही हालात आपके होने हैं। तो पार्टनरशिप वाला वर्ड ठीक है, एक जेनेरिक सा वर्ड है, हम यूज करते हैं जी कि पार्टनरशिप हमारी लग जाती, तो लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही ना कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमारे जो सीनियर बैटर्स हैं हर दूसरी भी तो चले तीसरी इनिंग्स के अंदर वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, 70, 80, 100 की इनिंग्स वो खेलेंगे। तो अभी तो 100 वाला जो कॉलम है ना वो हमें पता नहीं वो दूर नजर आ रहा है कि कब इसमें से कोई सेंचुरी करेगा इनमें से। कल चांस है हमारे पास कि देखें अब हिस्ट्री तो बननी ही बननी है, आइदर वे बननी है, या हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे या फिर हम 4 मैचों वाली हिस्ट्री बन जाएगी। तो यू नेवर नो, लेकिन मैं कहूंगा कि कल हमें ना खेलना चाहिए, मैच जीतने के लिए खेलना चाहिए। टाइम गुजारने के लिए खेलेंगे कभी भी आपका नहीं गुजरेगा, कुछ प्लान बनाएं, अग्रेसिव होकर खेलें, उसको बैकफुट पे लेके जाएं, एंड यू नेवर नो, मिरेकल कैन हैपन। ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन, क्रिकेट बात हो रही है ना। आखिरी सलमान खान कह रहा हूँ, सलमान अली आगा की आखिरी 19 इनिंग में कोई 100 नहीं है, 450 है, ठीक है। सऊद शकील की आखिरी 15 इनिंग्स में कोई 100 नहीं है, 350 है। शान मसूद की आखिरी 11 इनिंग में कोई 100 नहीं है, 350 है। रिजवान की आखिरी 23 इनिंग में 450 है, कोई 100 नहीं है। अब मैं बाबर का नाम नहीं लूंगा, अब सबसे पहले बोलेंगे बाबर का गिनाओ। नहीं ना ले बाबर की, बाबर का इस वजह से मैं नहीं गिना रहा, उसकी रन, हालांकि उसकी भी काफ़ी 31 इनिंग्स हैं, ठीक है ना, 550 है, कोई 100 नहीं है। देखो बाबर को मैं इस वजह से कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बाबर है ही टोटल आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन ये जो 4 प्लेयर हैं ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, इनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था, सब लगे रहे बाबर 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 बाबर। तो 100 तो उन्होंने भी किसी ने नहीं किया हुआ, किसी ने 19 इनिंग में कुछ नहीं किया हुआ, किसी 11 में, किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। ये जरूर मैं मानता हूं लास्ट टेस्ट मैच 11 प्लेयरों का था लोगों की नजर में, एजेंडा लोगों की नजर में। ये टेस्ट मैच सिर्फ बाबर और एजेंडा लोग है बस, 11, बाकी 10 भूल जाएंगे। कल पिछले टेस्ट में वो थे नहीं, बिल्कुल पिछले टेस्ट में वो नहीं थे। व्यूज बनने अभी लोगों की तो मजे, ये तो चाहते हैं खेले किसी तरीके से, कुछ ना करे तो हमारे व्यूज बने। अब सबके दिमागों में होगा कोई कुछ ना करे, 400 450 रन पाकिस्तान चेस कर ले, उसमें बाबर के 200 रन होने चाहिए, ठीक है। लास्ट इनिंग में 68 पे वो खेला, क्या शानदार बैटिंग कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब लोया भी मार दोगे, वो इतना आला मिडल कर रहा था। वो बैड लक हुई तक नाहिद राणा नहीं आया, तेज बॉल, बैड लक थी, नहीं अच्छा प्लेयर कभी फास्ट बॉलर पे नहीं। तीन दफा आउट हुआ नाहिद राणा, हमेशा आउट हो जाए। 3 मुस्तकिल। सचिन तेंदुलकर कितने बड़े बॉलरों से कितनी दफा आउट हुआ कि बोलेंगे सचिन तेंदुलकर फारिग प्लेयर था। सचिन कहाँ और बात ये सुन तो ले, बात ये क्रिकेट की बात हो रही है, आप मेरी बात सुन ले, क्रिकेट की बात हो रही है। ये देखिए नाहिद राणा ने 3 दफा आउट के, देख ले भाई आपके सामने, क्रिकेट की बात हो रही, सुन तो ले ना। अच्छा प्लेयर जब आएगा कोई भी आउट करेगा उसको, चाहे नाहिद राणा करेगा चाहे कोई भी करे। नहीं, तेज बॉलर बाबर को हमेशा प्रॉब्लम होती है। बात ये है कि वो सबसे अच्छा खेल रहा था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। दूसरा, मैंने सऊद शकील, सलमान आगा और रिजवान, इन तीनों को मैंने एक चीज़ देखी है। एक तो सलमान आगा का मुझे ऐसा लगता है वेट भी ज़्यादा होता जा रहा है, वो स्लो बहुत नज़र आता है, उसकी बॉडी मूवमेंट इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही, जिस तरह आया था नया नया, एक्टिव था, सब कुछ था। फील्डिंग पे खड़ा हुआ स्लिप में, स्लिप से हटता नहीं है, वहीं रहता है। भाई मूवमेंट कराओ उसको, कप्तान बोलो उसको आगे पीछे जाओ, थोड़ा भागो दौड़ो, एक जगह पे खड़े 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 खड़े। सब लड़कों की यही बॉडी लैंग्वेज हुई भी। सऊद शकील भी लगता है बस पेट भर गया है, बहुत रन हो गए, सब कुछ हो गया। रिजवान की हम बार बार बात कर रहे हैं, भाई आप रन्स करें, उसने रन्स करें, DRS में उसने ठीक है नहीं लिए, रन्स करें भाई, रन्स करने हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आप नहीं रन्स कर रहे। शान मसूद की बात करते हैं, शान मसूद भी बिल्कुल हैरान हुआ है, जब रिव्यू लेते तो उस पर एकदम से हैरान हो जाता, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना, रिव्यू ले नहीं ले, इतनी परेशानी हो उसको हुई भी है। बैटिंग में वो अजीब शॉटें मार के, पता नहीं किसने बोल दिया उसको तेज क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, तो प्रॉब्लम सब में। मैं बात काटूंगा, अब बाबर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना, बाबर ने ये बात की है कि यार पार्टनरशिप लग नहीं रही, ठीक है। अब मेरा जो बाबर ने बात की है, मेरा सवाल ये है कि यार अगर पार्टनरशिप नहीं लग रही, क्या बच्चे बैटिंग करने आए हुए, क्या पहली दफा तो कोई नहीं आया हुआ। वो अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल तो पहले टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो पार्टनरशिप लगा सकते हैं, तो ये 5 सीनियर क्यों नहीं पार्टनरशिप लगा सकते? यही सवाल है, ठीक है ना। तो उनको नहीं समझ क्यों हो क्या रहा है। आप
अब सलमान आगा ने गलत शॉटें खेली, सऊद शकील ने गलत शॉटें खेल के आउट हुए, रिजवान गलत खेल के आउट हुआ। ये सब जो है ये गलत शॉटें खेल के आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप नहीं लग रही। अब कल का जो ये इनिंग है, इनके 2 दिन इनके पास बाकी है, आपको बिल्कुल गलत शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव खेलें लेकिन रिस्पेक्ट दें उनको। आप नया बॉल खेल करें, आपको उम्मीद है 40-45। देखिए मुझे देखिए कुछ भी हो सकता है यार, क्रिकेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम छोड़ के बैठ जाएंगे, देखिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। वसीम को कोई चीज सूझी है? मैं कह रहा हूँ शॉट तो वो बाबर का भी इतना अच्छा नहीं था, अगर हम शॉटों में नहीं, वो बॉलर इतना तेज था ना, तीसरी दफा आउट हुआ है। सलमान वो है का कौन सा अच्छा था आपका फेवरेट? सलमान का कौन सा अच्छा था? थोड़ी सी टेक्निकली आप अच्छा नहीं, आप ये तो बात बताएं ना, आपका फेवरेट सलमान, आपका फेवरेट सलमान, उसके कौन से शॉट अच्छे थे? पेज के ऊपर इसके तो हो रहा है, उसको थोड़ा सा हमने देखा है। लेकिन देखें कि जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि बाबर की अब फॉर्म है, अब देखें ना, अक्सर लोग कह रहे हैं यार हम T20 का जिक्र कर रहे हैं कि वो T20 की वजह से बाकियों की परफॉर्मेंस, भाई बाबर भी तो T20 खेल के गया है ना। अब वो देखो कि बाबर को गेम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ती। अब अगर हम देखते हैं सलमान को देखें, सऊद को देखें, शान को, उनकी जो T20 क्रिकेट है वो यहाँ पे उनको जाना पड़ता है, और जो उनकी टेस्ट क्रिकेट है वो यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा एक बड़ी वो चेंज करनी पड़ती है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे सामने आई थी अभी, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। लास्ट हमारी पाकिस्तान शाहीन की जब टीम थी हमारी, बांग्लादेश जब आई थी पाकिस्तान के टूर के ऊपर, तो उनके मैचेस हुए थे, अगर आपको याद हो 2024 के एंड में शायद हुए थे मैचेस, वो याद है आपको मैचेस? जी ठीक है। अभी हम उसमें ना, अब उसमें विजन की अगर हम बात करेंगे कि टेस्ट टीम हमारी ठीक कैसे होगी। अब ये टीम देखें, हमारा बॉलिंग लाइनअप था पाकिस्तान शाहीन का जो लास्ट 4 डे हमारी खेली हुई है। नया बॉल गुलाम मुदस्सर, साथ में है नियाज खान, उसके बाद है अबरार अहमद, फिर है मेहरान मुमताज, फिर है कासिम अकरम, फिर है कामरान गुलाम। ये हमारी बॉलिंग थी। बैटिंग में अली जरियाब ने ओपन किया 117 नॉट आउट, कामरान गुलाम, फिर साद खान, फिर शरून सराज, फिर कासिम अकरम। तो ये लड़के कहाँ गए सारे? यही सिलेक्शन कमेटी थी ना, यही सिलेक्शन कमेटी है। उस टाइम पे वो उनको नजर आते हैं कि शाहीन के लिए ये इनमें से कुछ शायद टेस्ट भी खेले, और उसके बाद दोबारा टेस्ट टीम बनती है, हम फिर से नए लड़कों की तरफ चले जाते हैं, एकदम से हमारा बॉलिंग लाइनअप चेंज हो जाता है। तो फिर कैसे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी ना, सिलेक्शन कमेटी भी एक नहीं रहती। मुझे एक चीज बताएं, कोच तीसरा कोच है आपका। देखिए मुझे एक चीज बताएं, अच्छा सुने ना, कोई चेंज नहीं थी उस टाइम भी, सरफराज भी उधर, मिसबाह सरफराज आ गए ना अब। अच्छा क्रिकेट बोर्ड के अंदर उस टाइम पे भी थे मेरे ख्याल। मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़े कुछ अरसा ही हुआ ना, बल्कि अरसा के थोड़े दिन ही हुए हैं। सरफराज अहमद तो कीपर थे इस मैच के अंदर। अच्छा थोड़े से सुने ना, अभी थोड़े से दिन हुए हैं, अभी इन्होंने, वसीम ने एक बात ये बोली कि जी बाबर आजम जो है वो मैनेज कर लेता है, T20 में भी फॉर्म थी तो टेस्ट में भी मैनेज करेंगे सब कुछ। प्लेयर है, ठीक है ना, प्रॉपर प्लेयर है। ठीक है, तो फिर सलमान आगा, फिर सलमान आगा बाबर के मुकाबले का प्लेयर नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने बाबर के मुकाबले हमने इसका मतलब इसका वो तो छोड़े ना, वो तो किंग है ना। किंग आप कहते हो यार, किंग वो उसने खुद कहा कि मुझे किंग ना कहो। कराची में उसने कहा ये मत कहो यार, सुन तो ले मेरी बात, किंग ना बनाओ। अब आपके पास 2 सवाल हम ना करें, बात आगे करने नहीं यार, किंग क्यों कहते हो? बात आगे चलने दे, अब आपके पास बात खत्म हो गई है। बाबर साहब हम नहीं कहते, अब आपके पास, अब आपका बस यही काम है, 2 जवाब सवाल आपको पता है जब कब से आप यही काम कर रहे हैं। अच्छा सुने ना, बात ये है कि सलमान आगा को आपने टेस्ट से जो T20 का कप्तान बना दिया और वहां पे जाके उसका सारा गेम खराब करवा दिया आपने, उसकी वजह से वो दोबारा से सेटल ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर नहीं सेटल हो पा रहा तो उसकी अपनी भी गलती है, जो कि मैं मानता हूँ 100,000% कोचेस की गलती है। लेकिन आपने जब इतनी क्रिकेट खेली है तो आप भी सेटल कर सकते हैं। लेकिन सऊद शकील तो कहीं नहीं खेला, पाकिस्तान नहीं खेला, लेकिन वो PSL में T20 में ओपन जा चके इन सब ने अपनी बैटिंग खराब कर दी है T20 के चक्कर में। और बहुत कम दुनिया में ऐसे प्लेयर होते हैं, स्पेशली बैट्समैन, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इजी काम नहीं है तीनों फॉर्मेट खेलना भाई, या आप 2 फॉर्मेट खेल रहे होंगे या आप 1 फॉर्मेट खेल रहे होंगे। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो बैट्समैन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इनको मैं अभी भी मैसेज दे रहा हूं, सऊद शकील और सलमान को, कि भाई T20 क्रिकेट से आप दूर हो जाएं, आप सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलें और टेस्ट क्रिकेट खेलें। ठीक है, ये जितने भी प्लेयर इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है भाई, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। ये जब आए थे 60-60, 50-50, 65-65 की एवरेज से ये क्रिकेट खेलते रहे हैं भाई। इनकी सेंचुरीज भी हैं, इनकी 50s भी हैं। तो एकदम से क्या हुआ है आप लोगों की बैटिंग कहाँ चलेगी?
शान मसूद की भी बात कर लें, ये सारे T20 के शौकीन हो गए हैं कि वहां खेलो, PSL में रन्स करो, पाकिस्तान टीम में आओ, T20 टीम में आओ। क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी रीजन ये जो हम बात करते हैं, आपकी टेस्ट क्रिकेट नहीं है। आपकी टेस्ट क्रिकेट साल में 6-6, 7-7 मैचेस होते हैं, 5 टेस्ट हैं, चले 5 टेस्ट मैचेस होते हैं, लेकिन आपने वो भी बढ़ाने, उसके बाद आपने टेस्ट क्रिकेट में पैसे देने हैं। जब एक लड़का सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है, आपने उस लड़के को उतने पैसे देने होते हैं जितने आप 2 फॉर्मेट के प्लेयरों को दे रहे हैं। इतने पैसे आपको कम से कम देने होते हैं, वो जाता नहीं है, देने चाहिए, ठीक है। और बात ये है कि उसके बाद सिर्फ एक लड़का टेस्ट क्रिकेट खेलता है, फिर वो जाता है काउंटियां खेलता है इधर उधर, इतना उसको पैसा मिलता है, तो वो बोलेगा यार मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी क्यों है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं लड़कों को कहता हूं कि आप लोगों का कसूर है। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान खेलनी है, एक चीज बता दूं मैं लड़कों को, ये पैसे मत देखो टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आपका सारी जिंदगी मरने के बाद भी नाम टेस्ट क्रिकेटर फलाना फलाना लिखा जाता है भाई। बिल्कुल। आप दुनिया में मुझे कोई भी दुनिया का बड़ा लेजेंड, सुपरस्टार, सुपरमैन मुझे ये बता देना कि लेजेंड कभी भी T20 और वनडे क्रिकेट से नहीं बिल्कुल सही बनता। बात है, बिल्कुल सही लेजेंड बात है। बनता ही टेस्ट क्रिकेट से है भाई। तनवीर का ये तो आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ फोकस करें, बेशक आपको पैसे कम मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, सही है, नाम आपका टेस्ट क्रिकेट से ही बनता है वसीम भाई। अभी कल का दिन बाकी है टेस्ट मैच का, लेकिन ये गुफ्तगू शुरू होने लगी है। तनवीर की बातों से मुझे ये लगा कि कोचिंग स्टाफ से ये खुश नहीं है आप कोचिंग स्टाफ से, मैं सही कह रहा हूँ? आपकी कोचिंग स्टाफ की परफॉर्मेंस क्या 2 टेस्ट मैचेस में? नहीं, 2 टेस्ट मैच तो जल्दी हो गए ना। नहीं, ये 2 टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं। हाँ। क्या परफॉर्मेंस, तो आप आपके हेड कोच की क्या परफॉर्मेंस, आपकी बॉलिंग कोच, ठीक है 9 बॉलें हो ही जा रही है, जगह पे बॉल नहीं गिर रही, 4 इनिंग्स होगी। मुझे नहीं समझ आ रही कि उमर गुल बता रहा है या नहीं बता रहा, खैर बता ही रहा होगा, बॉलर समझ नहीं पा रहे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर उमर गुल बता भी रहा है, चले मिसाल की तो मैं कहता हूं बता भी रहा है, लेकिन वो अप्लाई कैसे होगा जब उन लोगों से भागा नहीं जा रहा? वो गेंद से पहले चले जाते, गेंद बाद में पहुंच रहा है। वसीम, ये बैटिंग कोच आपका असद शफीक है, बैटिंग आपकी क्या कर रही है? वो बैटिंग कोच असल में नहीं है ना, वो तो NCA के साथ है कराची के, उनको तो बैटिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई है। खैर, आपके ख्याल में वसीम भाई इस वक्त कोचिंग स्टाफ को तब्दील करना सूदमंद होगा या वही गलती होगी जो हम इससे पहले भी करते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये परमानेंट कोचिंग स्टाफ है आपका, इंटरम बेसिस के ऊपर ये लगे हुए हैं, तो शायद अगली सीरीज से पहले आपके असल वाले कोच जिनको आप लाना चाह रहे हैं वो आ जाएं। आई डोंट नो कौन आ रहा है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये परमानेंट कोचेज अपॉइंट हुए हुए हैं, तो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस असेस करना, हाँ इनको दोबारा लगा देते हैं तो फिर आप इनकी परफॉर्मेंस, फिर आप डेफिनेटली आप उस पर डिस्कशन भी होगी, फिर रिजल्ट्स भी देखे जाएंगे कि इन्होंने किया क्या है कि आप इनको आगे चला रहे हैं, क्योंकि फिर वो सिलसिला पीछे जोड़ता है कि कहाँ से उठा के कहाँ पे लगाया, फिर वहाँ से प्रमोट हुए, कैसे प्रमोट हुए, वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या थी। तो इंटरम की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अगली सीरीज तक आपका ये स्टाफ रहेगा। शायद वो ऐड शैड दे के प्रॉपर वो कोचेज रखे जाएंगे। अभी देखिए, तनवीर जो बात कर रहे थे ना कि टेस्ट मैचेस को पे में देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, और इसमें ठीक है, मैं भी इसके हक में हूँ कि पैसे बढ़ने चाहिए, रेड बॉल के अंदर भी पैसे आने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ वो अगर मोटिवेशन है ना, तो आपके पास लाइन लगी हुई है डोमेस्टिक प्लेयर्स की कि जो मुफ्त में भी टेस्ट क्रिकेट खेलने को तैयार होंगे, वो आके शायद इनसे वो बेहतर खेलेंगे। अगर ये कोई एक्सक्यूज देता जी कि इसमें पैसे नहीं है, इस वजह से ध्यान नहीं है, इधर नहीं है जिसका ध्यान, जो नहीं खेलना चाहता तो जाए आप खेलें, T20 खेलें, आपने वनडे खेलनी है आप वनडे खेलें, तो आप खेल के पाकिस्तान से आप एहसान मत करें जी कि हम इतने पैसों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको आप मुफ्त भी कहेंगे ना कि आगे टेस्ट मैच खेलो, वो आके खेलेंगे। हमें तो ये प्लेयर्स की अपनी भी एक प्रायोरिटीज उनकी होनी चाहिए कि यार पाकिस्तान से खेलना ये ख्वाब होता है, वो टेस्ट क्रिकेट तो आपका अल्टीमेट ड्रीम होता है, तो उसमें आके पैसे गिनना या ये हमारा कल्चर जो डेवलप हो गया, ये पैसे नहीं है ना, तो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, या इतने लाख इनको दे दो ना, इतने डॉलर दे दें, तब हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। ये मतलब वो ठीक है, बढ़ने चाहिए पैसे, लेकिन वो सिर्फ पैसे बढ़ने चाहिए। वसीम का भी ये कहना है, तनवीर भी ये कह रहे हैं पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको तवक्कुफ करना होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ।
खुश आमदेद, एक मरतबा फिर स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि कोच अगर तब्दील हो, क्योंकि इंटरम सेटअप चल रहा है अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और तकरीबन 1 साल हो गया जब से जेसन गिल्स्पी गए थे, उनके बाद आकिब जावेद, फिर आए अजहर महमूद, अभी आ गए सरफराज अहमद। अगर तब्दील करें तो कौन आपकी नज़र में कोच होगा? देखें, एक तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे लगता है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता कि यार प्रॉपर कोचिंग कोर्सेज किया हुआ बंदा लेके आए, ठीक है। या वो फॉरेन कोच आ जाता है, वो तो चले किया हुआ ही ऐसा होता है, या अगर उसको हटाया जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि चलो जी अनु लाया उन्नू ला, जड़ा फारिग है, जड़ा नौकरी कर रहा उन्होंने आके नौकरी तो दे दो। अगर इसी किस्म की चीज़ें करनी है तो मेरे ख्याल है यूनुस खान के बाद फिर भी कोचिंग एक्सपीरियंस है, अफ़गानिस्तान के साथ काम किया हुआ है, पेशावर ज़ल्मी के साथ काम किया हुआ है, लेकिन नीचे काम नहीं किया। ठीक है, चले ऊपर तो किया हुआ ना, टीम्स का कुछ ना कुछ तो काम तो किया हुआ ना। ये हमारे लेजेंड्स से शिकायत ही मुझे ये है। पाकिस्तान टीम की के साथ उन्होंने बैटिंग कोच काम किया हुआ, किया। तो फिर इससे अच्छा आप उनको हेड कोच बना दें अगर बनाना है, ठीक है। और मेरी सोच भी ये है कि अगर बाबर आजम को टेस्ट का और वनडे का कप्तान बनाए, यूनुस खान को टेस्ट और ओडीआई का हेड कोच बनाए, ठीक है। अगर आपने ये सोचना है कि यार अगर कोचिंग कोर्सेज किसी के पास नहीं है तो फिर यूनुस खान सबसे बेस्ट चॉइस है। आप ठीक है उससे बात करें कि यार बाबर कप्तान बनता है तो आप भी आए, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार प्रॉपर 15-15 20-20 साल अगर किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया हुआ है तो फिर आपके पास शाहिद अनवर भी है, बैटिंग कोच आपके पास, ज़हूर इलाही भी है आपके पास, वसीम खुद, ठीक है, ये इन्होंने भी कोचिंग की, ये भी सिलेक्टर हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इनको हेड कोच बनना चाहिए, ये इनको सिलेक्टर ही बनना चाहिए। अब इनकी अपनी एक, वसीम की अपनी एक सोच है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। ज़ाहिर पता 2-3 इन्होंने काम किए हुए ना, तो उसके बाद फिर बंदे को समझ आता ना यार मैं ज़्यादा बेस्ट किस तरफ है, चीफ वसीम आप सुन रहे हैं, चीफ सिलेक्टर की तरफ जाना चाहिए या मुझे हेड कोच की तरफ जाना चाहिए। वो तो जब वो फिर ऑफर की बात होती है ना कि क्या ऑफर है। नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि आसिफ के लिए कौन सा होता है, मतलब आपस में तो बांट ली हमने। नहीं तो आसिफ के लिए नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मजाक कर रहा हूं। हाँ सही तो है, आप कहने बात अपना सुन तो ले। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि आपने 2 जॉब की भी है ना, आप सिलेक्टर भी हैं, आप हेड कोच भी हैं। अब आपको ज्यादा आइडिया कि यार मैं कहाँ पे अगर जाके काम करूंगा, कहाँ पे ज्यादा बेहतर काम कर सकूंगा, तो वो फिर जिस किस्म की अगर आपको ऑफर आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, जो भी है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी पाकिस्तान लेवल तक गए ही नहीं। तो जो डोमेस्टिक में हेड कोच हैं, मेरी नज़र में तो शाहिद अनवर जैसा बंदा हो गया, वो तो एनसीए का भी डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मेरी नज़र में हर वो बंदा एनसीए का डायरेक्टर बन सकता है जो लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज लेवल 4 किया हुआ उन्होंने, ठीक है। शाहिद अनवर साहब तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आपके पास एजाज जूनियर है, वो कब से कोचिंग कर रहा है, ठीक है ना। आपके पास जिस तरह बैटिंग में भी और मैंने लोग बोले, बाकी वसीम जो है वो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक में, वो ज़्यादा बता सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं। तो अगर आप, मुझे नहीं समझ आती कि यार क्यों हम बड़े नामों से क्यों नहीं निकल रहे, हम क्यों बड़े नामों के पीछे लगे हुए हैं। आपने भी तो बड़ा नाम दिया ना, यूनुस भाई तो बड़ा नाम है। मैंने क्या बात की, तो शिकायत है, मैंने क्या बात की, नीचे नहीं जाते। मैंने ये बात की कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि यार कोचिंग कोर्सेज वगैरह बहुत ज्यादा ना किए हुए हों, या आप कहते हैं कि यार इस किस्म का चल जाएगा, तो मेरे ख्याल यूनुस खान से बेस्ट एक्सपीरियंस, रन्स, ये सब कुछ तो कोई भी नहीं है। तो फिर आप उनको ही बना दें, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के साथ रहे भी, हर जगह कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए। वो मैं बिल्कुल सही है जो आप बात करें, मैं मानता हूं इस चीज को कि आपके नहीं, आप शुक्रिया ना भी करें, मैं कब से बोल रहा हूं, मैं काफी टाइम से ये बोलता हूं कि आपके सीनियर जो लोग हैं ना, उनको आना चाहिए नीचे। लेकिन मसला ये है कि हमारे सीनियर के 2 काम है, या टीवी पे बैठ जाओ या आके जो है वो बड़े ओहदे पकड़ लो, ठीक है। लेकिन जो वो 15-15 20-20 साल से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी प्रमोशन नहीं होती। खुद को सीनियर में गिनते उनको हैं। अब उनको कौन को सीनियर में तो नहीं गिनते। मैं टीवी का सीनियर हो चुका हूं। सही है, चले वसीम भाई आपकी तरफ जा रहा हूँ। प्रोग्राम खात्मे के करीब है, तो आपकी नज़र में इन्होंने यूनुस खान साहब का नाम दिया, इन्होंने और भी लोगों के इनके ख्याल में नाम इन्होंने दिए, आप क्या समझते हैं कि कोचिंग में तब्दीली की ज़रूरत है? अगर है तो कौन आना चाहिए? और बाबर आजम को ये टेस्ट और वनडे का कप्तान भी बना रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ प्रोसेस, कि आपने कोई भी काम कर रहे हैं ना, आप प्रोसेस के थ्रू करें। चाहे आपको कोच रख रहे हैं तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो सर्टेन एक्सपीरियंस है, तो उन चीज़ों को आप मद्देनजर रखें। आप किसी भी चीज़ को माइनस मत करें कि अगर आप जैसे नॉर्मल एक ऐड होता है और जब आपने बंदा पहले डिसाइड कर लिया होता है तो वो वाला आप एक कॉलम बीच में से ना स्किप कर देते हैं, क्वालिफिकेशन वाला, कभी आप वो खत्म कर देंगे, उसमें से एक्सपीरियंस वाला, और प्रोसेस पूरा करें। उस पर जो पूरा उतरता है आप उससे बात करके विजन लेते हैं जी कि
एट द मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पे है, हम इसको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और एक्सपीरियंस मैटर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को भी उठा के टेस्ट टीम का आप कोच बना दें कि जिसने पहले कोचिंग ना की हुई हो। तो आई थिंक रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसी तरह हेड कोच लगाना है तो उसका हेड कोच का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर बैटिंग कोच लगाना है तो बैटिंग कोच का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो आई थिंक ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। तो असद और शफीक बाकी का जहाँ कोई कप्तानी अच्छा, की- जहाँ कप्तानी की बात है तो हेड कोच के पास ये इख्तियार भी होना चाहिए कि भाई आप आए तो आप अब अपनी टीम अच्छा, बनाएं। एक सवाल है आप मेरा, कोच को कैप्टन कौन वसीम भाई, रखेंगे, आपका या ये वाइस सवाल कैप्टन है। किसको बनाएंगे। मेरा एक सवाल आप देखें, बिल्कुल सही बात हो रही है कि कोचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह यूनुस खान उन्होंने पाकिस्तान टीम की कोचिंग भी की, बैटिंग कोच भी आए, फिर मेंटोरशिप भी की इन्होंने, इनकी क्या नाम है, अफगानिस्तान की, फिर पीएसएल में भी टीम में फ्रेंचाइज के साथ रहे, पेशावर के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने जितनी कोचिंग की है विद बैटिंग का इतना एक्सपीरियंस, क्या ये भी पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन सकते हैं या इनको भी कोचिंग कोर्सेज लेवल 3 लेवल 4 जरूरी है? देखिए यूनुस नेवर बीन हेड कोच ना, वो बैटिंग कोच रहा है, कंसल्टेंट रहा है आपका, तो उसका एक्सपीरियंस हेड कोच का है ही नहीं। फिर मैं वो कहूंगा ना कि आपने जिस ओहदे के लिए लगाना है तो उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस एटलीस्ट निचले लेवल पे तो होना चाहिए ना। चले इंटरनेशनल का नहीं है तो एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लेवल पे या किसी सर्टन लेवल के ऊपर आपके पास वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए। देखिए स्पेशलाइज कोचिंग किसी मकसद के लिए बनी हुई है कि जो स्पेशलाइज कोचिंग होते हैं वो आपको हेड कोच कम नजर आते हैं, जो हेड कोचेज होते हैं वो आपको स्पेशलाइज कोचिंग में कम नजर आते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट एक फील्ड बन जाती है आपकी। हेड कोच ने सबको लेके चलना होता है, उसने पूरी ओवरऑल जो एक प्लान है वो करना होता अच्छा, है। इसका मतलब ये हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम है, ये बड़े प्लेयर हैं, वो ना पाकिस्तान टीम की कोचिंग में ना वहाँ फिट हो सकते हैं, ना वो ऑफिस में कहीं किसी जॉब के लिए फिट हो सकते हैं। वहाँ फिट करेंगे तो बोलेंगे इनको यहाँ ऑफिस का एक्सपीरियंस नहीं है टेबल का, तो ये पाकिस्तान टीम में डालेंगे तो बोलेंगे इनको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो फिर 8-9 महीने जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उस टाइम पे कहाँ होते हैं सारे ये? मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर उनको तो बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा सबको। क्यों नहीं आता डोमेस्टिक देखने? सारी दुनिया कोई में क्यों आते हैं नहीं ना। आता? रिकी पॉन्टिंग नीचे से आ सकता है, आपका जसप्रीत लैंगर नीचे से आ सकता है, बड़े बड़े लेजेंड नीचे से आ सकते हैं। सौरव गंगुली इस एशिया में तो टॉप के कप्तानों में होगा ना। सौरव गंगुली बंगाल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और पहले भी थे, सदर बनने से पहले। तो ये तो फिर और ये इंग्लैंड में भी होता है। अच्छा सुन लेना, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर एक तरफ हम सोचें यार ये चीज़ें ठीक है ना, आपको कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जिसने 10-10 हज़ार रन किए हैं, जो बड़ा नाम है, आप उससे ज़रा पूछे ना वो उसकी क्या सोच है। क्या वो मानेगा इस चीज़ को या नहीं मानेगा? मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, हमारा मसला पता कि हमारा हर कोई बगैर कोचिंग के वहां पे जा रहा है। परसेंटेज कम हो जाए, बेशक जो बड़े नाम है रखें, लेकिन परसेंटेज कम हो जाए, इक्का दुक्का हो जाए। हम तो अगर 15 तो 15 को 15 बगैर एक्सपीरियंस के लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो बातचीत होती है कि यार ये क्यों आ जाते हैं, ये क्यों आ जाते हैं। और ये पहली दफा नहीं हुआ। जावेद मियादाद साहब, द ग्रेट जावेद मियादाद, वो भी रिटायर होने के बाद वो 96 में रिटायर हुए, 98 में वो पाकिस्तान टीम के साथ थे जावेद भाई, फिर मिसबा के साथ भी। अच्छा मेरा एक मतलब मैं देखिए, जावेद अच्छा, भाई सुन ले, की, पहले जावेद हो भाई चुकी की है ना, हमने ये पहले अच्छा, एक्सपेरिमेंट ये हो कर चुका लिया। है। रिजल्ट इंतखाब आलम आपके साहब सामने है, इससे चाहे पहले 97 से टीम शुरू के हो गए मैनेजर भी हैं, थे, अच्छा, कोच भी थे। उसके बाद जितने भी लेजेंड्स आपके आए हैं, आपके सामने रिजल्ट आपके सामने है ना। अच्छा मैं एक बात ये करना चाह रहा हूं कि जितने भी बड़े नाम हैं, क्या ये अगर नहीं कोचिंग कोर्सेज करना चाह रहे, जो कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में हम कहते हैं कोचिंग कोर्सेज करना बहुत जरूरी है, तो अगर ये नहीं कोचिंग करना चाह रहे हैं और कहते हैं बगैर कोचिंग करके हम ऊपर आना चाह रहे हैं, तो फिर क्या इनकी सोच गलत है क्या? चले इस बात को ना वसीम भाई, ये लंबा टॉपिक है, इस बात को ये डोमेस्टिक में नहीं लगेंगे ना, क्योंकि आकिब जावेद आपको डोमेस्टिक में नहीं लगाएंगे विदाउट कोचिंग सर्टिफिकेट। उन्होंने एक वो बाकायदा ऐलान किया हुआ है कि जब तक आपका सर्टन लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, आप डोमेस्टिक कोच नहीं लग सकते हैं। लगना है तो आप इंटरनेशनल कोच लग जाए। ये डोमेस्टिक के जो कोचेज हैं उन सबके मैं नाम कल लिख कर ले आऊँगा। 3-4 नाम तो मुझे पता है जो अभी फर्स्ट क्लास में जिन्होंने डिपार्टमेंट में कोचिंग की, 3-4, एक तो वसीम हैं, उसके अलावा मिसबा थे, उसके अलावा अजहर अली थे, नियाजी थे, उसके अलावा नवीद थे, और भी बाकी कोचेस थे जो डिपार्टमेंट के साथ लगे हुए थे, रीजन के साथ लगे थे, सबके नाम मैं ले आऊँगा। तो कल हम इस मौजू को थोड़ा फैलाकर बात करेंगे। आप हर जगह चले जाया करें और सबके नाम ले लेंगे आप।
छोड़ते नहीं है किसी को, कहीं भी जाते हैं तो। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, तनवीर का बहुत शुक्रिया, मोहम्मद वसीम साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।